हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की सॉलिड स्टेट फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है वेन ब्रिज द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर। तो देखिए क्या होता है कि जैसे समस्थानिक होते हैं तो उनका जो मापन है हम द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ से करते हैं, और जैसे संभारिक होते हैं उनका विभेदन हम रासायनिक संश्लेषण से या फिर रासायनिक रूप से करते हैं। अब ये जो वेन ब्रिज द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर है ये क्या करता है कि जो परमाणु का द्रव्यमान है उसका एक उच्च क्षमता से क्या करता है, विभेदन करता है। यानी कि उच्च क्षमता से हम उसको माप सकते हैं परमाणु के द्रव्यमान को। अब अगर इसके बारे में हम बात करें कि मेनली कि वेन ब्रिज द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर, इसमें क्या है कि भिन्न भिन्न द्रव्यमानों को पृथक कर सकते हैं और द्रव्यमान का उच्च विभेदन से मापन कर सकता है। एक इसमें होता है वेग निर्वाचक, वेलोसिटी सेलेक्टर होता है, जिसे अभी हम इसके जो मुख्य अवयव देखेंगे तो उसमें फोटोग्राफिक प्लेट होती है जिससे आयनों को हम अर्धवर्तीय फोक्सिक पथ से गुजारते हैं। तो उनसे गुजरने के बाद जो आयन है चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने से पहले एक वेग निर्वाचक होता है, वेग सेलेक्टर होता है, जिसके द्वारा इनको एक समान किरण पुंज के रूप में यानी कि समांगी किरण पुंज के रूप में बदल दिया जाता है। तो 3 की पॉइंट इसमें आप ध्यान रख सकते हैं। भिन्न भिन्न द्रव्यमान को पृथक करना, द्रव्यमान को उच्च विभेदन से मापना, और वेग निर्वाचक क्या करता है, एक समांगी आयन किरण पुंज के रूप में इसको कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए इसके जो मुख्य अवयव है उसमें पहला मेरा अवयव है आयन स्रोत। कि आयन स्रोत क्या होता है कि इसमें लगभग 20,000 वोल्टेज का एक आयनन स्रोत होता है और इसमें एक विसर्जन नली होती है जिसपे अल्प दाब पे हम अभिष्ट गैस भरते हैं, और इसमें कैथोड से एक रेखा छिद्र S1 के रूप में होता है। इसका आप डायग्राम देखिए, ये यहाँ S1 रेखा छिद्र है और कैथोड और जो एनोड है उनको भू संपर्कित किया जाता है, ये अर्थिंग कर रखा है। और अलग अलग द्रव्यमान पर वेग और जो आयन होते हैं तो उनको जो कैथोड से, देखिए ये जो हमारा डायग्राम है इसमें हमारे पास S1 S2 ये दोनों हैं, इनको अर्थिंग कर रखा है, ये आयन स्रोत है। और जो कैथोड के निर्गत से जो धनायन पुंज होता है वो रेखा छिद्र H2 से ये रहा H2 से फिल्टर में प्रवेश करता है। अब इसके बाद क्या होता है कि ये आयन स्रोत हो गया हमारा। इसके बाद ऊर्जा फिल्टर है। ऊर्जा फिल्टर में मेनली क्या होता है कि एक निर्वात कक्ष होता है, इसमें उच्च कोटि का निर्वात होता है जो प्लेटों के बीच में उच्च विभव आरोपित करने के लिए, ताकि जो धनायन है इसकी जो बेलनाकार अक्ष है उसके अनुदिश गति करके रेखा छिद्र जो S3 है उस पर एक किरण पुंज के रूप में निर्गत होते हैं, जैसे कि ये दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ यदि निर्धारित ऊर्जा से कम या अधिक ऊर्जा है तो धनायन जो प्लेटों से टकराते हैं और रेखा छिद्र S3 से निर्गत नहीं होते। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसका अवयव होता है संवेग फिल्टर। अब जो रेखा छिद्र S3 है उससे
जो निर्गत पुंज है ये रहा, यहाँ हमारे पास 60 डिग्री के कोण से यानी कि जो त्रिज्य खंडी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कराया जाता है ये वाला, जिससे क्या होता है कि जो त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र है वो संवेग फिल्टर के रूप में कार्य करता है और इस चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकलने वाले आयनों का जो संवेग है समान होता है, इसीलिए इसे हम संवेग फिल्टर कह रहे हैं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र के बाहर निकलने वाले आयनों का संवेग समान होता है। अब जो चुंबकीय क्षेत्र उसमें अलग अलग कोणों पर विक्षेपित होके ये जो आयन है फोटोग्राफिक प्लेट पे पहुंचते हैं और जब इसका हम एक ग्राफ सा देखते हैं तो ये तीक्ष्ण रेखाओं के रूप में अंकित हो जाते हैं। अब देखिए इसकी क्रियाविधि क्या है कि जो आयरन किरण पुंज है सर्वप्रथम S1 व S2 से होके एक तीक्ष्ण यानी पतले किरण पुंज के रूप में परिवर्तित होता है, फिर इसे वेग सेलेक्टर से आगे एक किरण पुंज के रूप में आगे भेजा जाता है, जहां प्लेटों के बीच में एक अनुप्रस्थ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो क्या होता है कि कागज के तल के लंबवत होता है। यानी कि जो वेग सेलेक्टर है, वेग निर्वाचक है, उससे बाहर निकलते ही ये एक नियत वेग से चलता है, तो जिसे हम डिनोट कर देते हैं E इक्वल टू बी ई वी, जहाँ बी चुंबकीय क्षेत्र होता है, ई हमारा विद्युत क्षेत्र होता है। तो यहाँ से ई से ई कैंसिल होगा तो V इक्वल टू होगा ई अपॉन में बी, यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात होता है, यानी कि जो आयनों का वेग है E बाई बी होता है। यानी कि जो स्लिट हमारी S3 है उससे बाहर नहीं निकल पाते, वो चुंबकीय क्षेत्र वो इन क्षेत्रों के द्वारा क्या हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। अब जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है B डैश, जो कागज के तल के लिए लंबवत है, वृत्तीय पथों में गति करते हैं, तो उसके लिए जो त्रिज्याएं हैं हम इस तरह से दे सकते हैं कि जो वृत्तीय पथ में गति के लिए अभिकेंद्रीय बल होता है mv² अपन में r, जहाँ v उसका वेग है कण का और r इसकी त्रिज्या है, तो b डैश ई वी इक्वल टू mv² अपन में r। यहाँ से r का मान निकाले तो mv अपन में b डैश e, इक्वेशन 2 आ जाती है। अब यदि e बाई m इक्वल टू हो जाता है v डैश बी आर, यदि इक्वेशन 1 से हम v का मान रखें तो e बाई एम इक्वल टू e अपन में बी डैश r, इक्वेशन 3 आ जाती है। अब जो e बाई एम प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, ये क्या होता है, विभिन्न द्रव्यमानों पर विभिन्न त्रिज्याओं के पथों के अनुदिश गति करने के लिए, क्योंकि जो E और बी डैश है ये क्या है, कांस्टेंट है। अब यहाँ से एक महत्वपूर्ण और पॉइंट आता था कि m समानुपाती होता है r के, यानी कि जो रेखीय द्रव्यमान पैमाना हमारे को पास प्राप्त होता है। अब जो स्पेक्ट्रोग्राफ है उसकी विभेदन क्षमता आयनों के द्रव्यमान और जिसमें स्पेक्ट्रमी रेखाएं बनती है, उन दोनों रेखाओं के बीच दूरी, जिसे हम डेल्टा x बोलते हैं दूरी को, और जो आयनों का द्रव्यमान है वो m होता है। तो जो स्पेक्ट्रोग्राफ है उसकी हम विभेदन क्षमता शॉर्ट में बोल देते हैं m अपॉन में डेल्टा m। ये लगभग 10 की पावर 4 कोटि का होता है। अब बेन ब्रिज द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर है, उसके बारे में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती हैं कि स्पेक्ट्रोग्राफ में रेखा क्षेत्र S3, चुंबक का शीर्ष O और फोटोग्राफिक प्लेट तीनों एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। देखिए यहाँ से ये S3, ये पॉइंट O और जो फोटोग्राफिक प्लेट है P, ये तीनों क्या है, एक ही रेखा में। इसके अलावा जो प्राप्त द्रव्यमान वर्णक्रम इसका रैखिक होता है।
और इसकी विभेदन क्षमता अभी हमने देखी 10⁴ कोटि की होती है। और जो फोटोग्राफिक प्लेट पर अंकित चिन्ह है वो सम्मित एवं सुस्पष्ट होते हैं, जिससे फोटोग्राफिक प्लेट पर उच्च तीव्रता के रेखांकन हमें प्राप्त होते हैं। तो ये था बेनब्रिज द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।